नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और धूमधाम से एंजॉय कर रहे होंगे अपने जीवन को। साथियों, पिछले वीडियो के माध्यम से हमने समझा था कि राष्ट्रीय आय क्या है, उसके राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं को समझा। जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, मार्केट प्राइस, फैक्टर कास्ट, ये सारी चीजें समझी। और हमने वो पिछले वीडियो में लास्ट में आपको ये बताया था कि ये वीडियो लंबा होने की वजह से इसको हम 2 पार्ट में करेंगे। तो पार्ट 1 आप वहां से देख लेना, जाके मेरे थंबनेल पे दिखेगा पार्ट 1, आप वीडियो सर्च करके वहां से देख लेना। और ये उसी के ठीक आगे से शुरू करते हैं। आप जब पार्ट 1 वीडियो शायद शुरू करेंगे साथियों, तो उस पर मैंने एक यहाँ पे इंडेक्स बनाया हुआ था। इंडेक्स में हमने लिखा था कि जैसे परिचय लिखा था, विभिन्न अवधारणाएं लिखा था, राष्ट्रीय आय मापने की विधि लिखा था। फर्स्ट वीडियो के एकदम शुरुआत में देखना जाके, मापने की विधि लिखा था और लिखे थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, तो फैक्ट्स। तो उसमें से 2 टॉपिक हमारा फर्स्ट वीडियो में क्लियर हो गया था। अब ये जो 2 टॉपिक बचा था कि राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाए, और दूसरा कि उसके विभिन्न तथ्य क्या हैं जो हमारे एग्जाम में हमेशा पूछते रहते हैं। तो इन 2 टॉपिक को आज हम यहाँ पे क्लियर करेंगे सेकंड वीडियो के माध्यम से। ये राष्ट्रीय आय का ही वीडियो है, राष्ट्रीय आय चैप्टर है, उसी का वीडियो है। उसके ठीक आगे से, पिछले वीडियो के ठीक आगे से ये शुरू होने जा रही है। ठीक है साथियों? तो इसमें तीसरा, जो आप पहले वीडियो की स्टार्टिंग में इंडेक्स देखे थे, उसमें तीसरा टॉपिक था कि राष्ट्रीय आय मापने की कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो उसमें तीसरा टॉपिक था साथियों कि राष्ट्रीय आय की मापने की विधियां। इसमें साथियों हमने आपको बताया था कि 3 विधि होती है ना? कौन कौन सी विधि बताई थी? एक बताई थी आपको आय विधि, एक बताई थी हमने व्यय विधि, और एक बताई थी उत्पाद विधि। ठीक है? आय विधि, व्यय विधि और उत्पाद विधि। ठीक है? राष्ट्रीय आय की मापने की 3 विधियां होती हैं। जैसे देखो, किसी भी आय को, अगर किसी भी राष्ट्र के या किसी भी परिवार के किसी भी आय की गणना करने के लिए कोई ना कोई विधि तो होता ही होगा कि उसकी गणना कैसे करें। तो उसकी गणना के लिए 3 विधि होती है। एक आय विधि होती है, एक व्यय विधि होती है, एक उत्पाद विधि होती है। तो सबसे पहले हम आते हैं आय विधि क्या है। ठीक है? ये टॉपिक का नाम है नेशनल इनकम, हटा देते हैं इसको। मापने की विधियां 3 है, आय, व्यय, उत्पाद। बारी बारी से हम एक एक करके छोटा छोटा एक एक लाइन की परिभाषा है, मुश्किल से 5 मिनट में तीनों कर देंगे हम। आप बने रहिए। अब देखिए आय विधि क्या होती है, ये मिटा दे रहे हैं इसको, ये चैप्टर का नाम है, देख लेना बाद में। जहां से पिछला वीडियो खत्म हुआ था वहीं से ठीक आगे। ठीक है साथियों? तो सबसे पहले हम हेडिंग देते हैं आय विधि क्या है। ये इसको कहते हैं इनकम मेथड। आय विधि, कैसे हम राष्ट्रीय आय की गणना के लिए हम आय विधि को, आय विधि के तहत कैसे हम किसी चीज की गणना करते हैं। जैसे साथियों मैथ में फार्मूला होता है ना, जैसे मैथ में जैसे 2 + 2, तो हम लोग को फार्मूला होता है ना कि 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। या किसी चीज को गणना करने के लिए फार्मूला होती है ना, उसी तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए भी फार्मूला होती है। तो 3 प्रकार की फार्मूला है, 3 प्रकार की विधि है, इसके तहत हम किसी राष्ट्र की आय की गणना करते हैं। तो आय विधि हो गई। साथियों कल के वीडियो में हमने एक चीज बताया था आपको कि फैक्टर कास्ट क्या होता है, कारक लागत। आपको बताया था कि 4 प्रकार के कारक होते हैं और उनकी लागत क्या क्या होते हैं। लिख देते हैं 1 सेकंड में, वैसे आपने पीछे लिखा हुआ है, आप उसको देख लेना पलट के पेज, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। बाकी हम यहाँ पे भी फटाफट 4 चीजें लिख देते हैं। जैसे देखो 4 प्रकार के कारक होते हैं, कारक में क्या क्या होते हैं साथियों, और कारक का कुछ ना कुछ लागत होता है। तो लागत होता है, अगर कोई कंपनी, कोई अगर उद्योग, कोई अगर इंडस्ट्री अगर कहीं पे स्थापित करने जा रही है, तो 4 प्रकार की उसमें कारक शामिल होते हैं। कारक में क्या क्या शामिल होता है फैक्टर में, ये आपको कल हम बहुत अच्छे से समझाए थे पिछले वीडियो के माध्यम से। तो कारक में क्या क्या होती है, पहला भूमि, दूसरा पूंजी, तीसरा श्रमिक, और चौथा होता है व्यवसायी। ठीक है साथियों? ये हमने बताया कि 4 प्रकार की कारक होती हैं और इन चारों का कुछ न कुछ लागत होता है। तो भूमि का लागत क्या होता है, रेंट। रेंट मतलब किराया, किराया। पूंजी का क्या होता है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब ब्याज। ये क्या हो गया, इंटरेस्ट। ठीक है? और श्रमिक, श्रमिक का मतलब वेजेस, इनको वेतन देना पड़ता है, वेजेस। ठीक है? और व्यवसायी का क्या होता है, लाभ। ये आपको कल हमने एकदम अच्छे से समझाया था कि 4 क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, बहुत अच्छे से पिछला वीडियो देख लेना। तो व्यवसायी का लागत क्या होता है, लाभ। कोई भी व्यवसायी अगर किसी उद्योग को स्थापित कर रहा है तो अपना प्रॉफिट भी तो रखेगा ना, तो इसलिए वो यहाँ पे प्रॉफिट रखता है। तो 4 प्रकार के कारक होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रमिक और व्यवसायी। और लागत होता है रेंट,
ब्याज, वेतन और लाभ, मतलब किराया, ब्याज, वेतन और लाभ, 4 प्रकार के लाभ, ये लागत हो गए। अगर इन चारों लागत को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा निकल के आता है कारक लागत। ठीक है, फैक्टर, ये अगर चारों चीजों को जोड़ दें तो हमारा निकल के आता है कारक लागत, इसी को कहते हैं फैक्टर कास्ट। आय विधि के तहत क्या करते हैं, आय विधि के तहत साथियों हम इन चारों चीजों की देखते हैं, और इन चारों चीजों में जो भी इनसे आय जनित हो रही है, जैसे किराया जनित हो रही है, यहाँ पे ब्याज जनित हो रही है, ब्याज मतलब निकल रहा है ना, जैसे मान लो कि कोई पूंजी, कोई भी कंपनी अगर 1 लाख रुपए उसका, अगर 1 लाख रुपए अगर उसका कारक निकल के आ रहा है 1 लाख रुपए, मान लेते हैं साथियों कि अगर कोई भी कंपनी है उसका 1 लाख रुपए अगर कारक लागत निकल के आ रहा है, उसमें से किराया कितना है, ब्याज कितना है, वेतन कितना है और लाभ कितना है, ये अलग अलग डिवाइड होगा। इन चारों को जब जोड़ लेंगे ना तो हमारा कारक लागत निकल के आ जाएगा। इन्हीं को चारों को जोड़ने से जो लागत निकल के आती है, इसको हम कौन सी विधि कहते हैं, इसके जोड़ने से जो भी लागत निकल के आती है, उसको जोड़ने से जो भी लागत निकल उसको हम कहते हैं आय विधि। मतलब इन जो चारों साधनों, जो भी साधन है, चारों साधन है, जो भी लागत निकल के आ रही है, इनमें जो भी पैसा जनित हो रही है, जो भी मतलब कि किराया जनित हो रही है, रेंट जनित हो रही है, वेतन जनित हो रही है, लाभ जनित हो रही है, इन चारों को जब जोड़ लेंगे तो जो भी निकल के आएगी उसको हम क्या कहते हैं, कारक लागत। और इसी के तहत हम राष्ट्रीय आय में आय विधि इसी को कहते हैं, और आय विधि के तहत हम ऐसे ही राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। मतलब कि कोई भी कंपनी है, कोई भी उत्पादन के साधन, जैसे कोई भी कंपनी या कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी फैक्ट्री अगर लगी है तो वहां पे जो भी उत्पादन हो रहा है, उत्पादन के 4 कारक होते हैं, उत्पादन के चारों कारकों का जो भी लागत निकल के आ रहा है उनको जोड़ लेंगे, और सारे ऐसे सारे कंपनी इंडस्ट्री का जोड़ लेंगे और सारे लोगों का लागत जोड़ लेंगे, सारे को जब इकट्ठा कर लेंगे तो हमारा राष्ट्रीय निकल के आ जाएगा। इसी को हम कहते हैं आय विधि। आय विधि का मतलब कि हर एक व्यक्ति का, हर एक फैक्ट्री का, हर एक इंडस्ट्री का आय, ये 2 शब्द नहीं है, आय विधि। आय को जोड़ देंगे, जो विधि निकल के आएगी उसको हम आय विधि कहते हैं। तो जो भी हमारा लागत है, जो भी हमारा कारक है, इनकी जो भी आय यहाँ पे जनित हो रही है, इनकी आय को, चारों आय को हम जब जोड़ लेंगे तो उस विधि को हम क्या कहते हैं, आय विधि। इसी के तहत हम राष्ट्रीय निकालते हैं। सिंपल सा, एक शब्द में समझो कि जो भी देश में, किसी भी राष्ट्र में जो भी साधन, कारक, लागत जो भी है, अगर इन सबको जोड़ लेंगे, सबकी आय को जोड़ लेंगे तो जो विधि निकल के आएगी उसको हम क्या कहते हैं, आय विधि। इसके तहत भी राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। इन सबको जोड़ लेंगे ना, हमारे राष्ट्र की आय निकल जाती है। तो ये हो गई हमारी आय विधि। अब दूसरे शब्द में चलते हैं कि व्यय विधि क्या होती है। दूसरा है व्यय विधि। देखो साथियों, एक महोदय थे किन्स, किन्स का नाम सुना होगा, अर्थशास्त्री थे। शास्त्री का मतलब क्या, वही जो आपको कल बताए थे परसों पिछले वीडियो में, कि शास्त्री का मतलब क्या होता है, जो नियम विनियम, पोथी पत्रा में जो शास्त्र नहीं होता, शास्त्र में जो नियम विनियम लिखा होता है, तो अर्थशास्त्री किसे कहते हैं, जो नियम विनियम लिखते हैं, वो लागू नहीं करते, वो लिखते हैं। अब ये सैद्धांतिक रूप से लिखते हैं, जब इनका व्यवहारिक रूप से प्रयोग होता है तो वो अर्थव्यवस्था में होता है। तो एक अर्थशास्त्री थे, महोदय किन्स थे। इन्होंने एक कहा लोगों से, मतलब एक उन्होंने विचारधारा दिया, एक उन्होंने अवधारणा दिया कि लोगों को खूब दबा के खर्चा करना चाहिए, है ना। इन्होंने कहा सरकार को दबा के खर्चा करना चाहिए, और प्रत्येक व्यक्ति को दबा के खर्चा करना चाहिए, प्रत्येक इंडस्ट्री को दबा के खर्चा करना चाहिए। बोला कि खर्चा करो, और जितना खर्चा करोगे बाजार में उतनी तेजी से बूम होगी, बाजार उतनी तेजी से, मतलब वैल्यू का बहुत तेजी से, मतलब मनी का सप्लाई होगा, और बाजार में अर्थव्यवस्था जो है बूम कर जाएगी, अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। तो इन्होंने सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट दिया कि सबको खर्चा करो, सब लोग खर्चा करो, सरकार खर्चा करे, लोग खर्चा करें, इंडस्ट्री खर्चा करे, सब खर्चा करो, जो भी व्यवसायी है सब खर्चा करो, पैसा रखो मत। ये नहीं कि घर में रख लिए, इकट्ठा करके बैंक में जमा कर दिए, एफडी करवा लिए, नहीं, उसको कहीं ना कहीं निवेश करो, खर्चा करो। अगर वो निवेश करोगे तो आपकी अर्थव्यवस्था में जाएगी, और अर्थव्यवस्था आपकी क्या होगी, बूम होगी। तो किन्स महोदय ने एक एग्जाम्पल दिया कि आप लोग खर्चा करो, खूब खर्चा करो, और किन्स ने ही एक फार्मूला दिया था। उसी फार्मूला के तहत हम किसी भी देश की राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, और वो गणना क्या कहलाती है, व्यय विधि। ठीक है, तो व्यय विधि में क्या करते हैं साथियों, किन्स ने क्या कहा था कि सब लोग खूब खर्चा करो, और उन्होंने राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एक विधि, एक मतलब कि एक सूत्र दिया, फार्मूला दिया, एक विधि दिया। वो फार्मूला क्या है, अब देखिएगा, y बराबर क्या होता है, c प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। आप कहोगे सर ये क्या ABCD पढ़ा रहे हो यार, तो ठीक है, आपको समझ में आ जाएगी अभी ये सब क्या है। ठीक है, किन्स महोदय ने ये फार्मूला दिया। अब पता है साथियों, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बता दें कि बहुत सारे एग्जामों में सीधा सीधा ये फार्मूला दे देता है, इसी में कहीं प्लस माइनस कर देगा, 4 ऑप्शन दे देगा,
बोलेगा कि आय, राष्ट्रीय आय को निकालने की जो व्यय विधि है उसके तहत कौन सी फार्मूला है, यही में प्लस माइनस इधर उधर कर देगा, या जी इधर लिख देगा, सी इधर लिख देगा, या यहाँ पे माइनस लिख देगा, यहाँ पे प्लस लिख देगा। तो आप ये फार्मूला याद करना। वाई क्या है, आपको हम सिंपल समझाते हैं। वाई क्या है, इसको कहते हैं राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय निकालने के लिए सी आई जी जोड़ देंगे, एक्स भी जोड़ेंगे और एम क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो वाई बराबर क्या है, राष्ट्रीय आय। सी बराबर क्या है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, मतलब जो उपभोग का जो खर्च है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर मतलब उपभोग जो खर्च है वो लिखते हैं पहले। तो उपभोग मतलब कि जो भी उत्पादन की इकाई है, जो भी उत्पादन कर रही है और जो हम लोग उपभोग कर रहे हैं, तो उपभोग पे जो खर्च कर रहे हैं, जैसे हमने ये लेके आया डस्टर, ये हमने मार्कर लेके आया, हमने बिस्किट लेके आया, हमने नमकीन लेके आया, हमने दूध लेके आया, तो हम जो उपभोग कर रहे हैं उस पर जो खर्च कर रहे हैं पहले उसको लिख लेंगे सी के रूप में, उपभोग खर्च प्लस आई। आई क्या है, आई क्या है, इनकम एक्सपेंडिचर, ठीक है, नहीं इनकम, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जैसे आप हैं, जैसे कोई कंपनी है, जैसे हम है, हम 100 रुपया कमाए, उसमें से 50 रुपया निवेश कर दिए, तो इन्वेस्ट कर दिए, तो इन्वेस्ट में जो खर्च हुआ, इन्वेस्ट एक्सपेंडिचर, तो आई बराबर क्या हो गया, इन्वेस्ट एक्सपेंडिचर मतलब निवेश खर्च, तो वो भी हम राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। तो आई बराबर क्या हो गया, आप लोग इंग्लिश लिख लीजिएगा, इन्वेस्ट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्ट मतलब निवेश, निवेश खर्च, ठीक है, प्लस अब क्या होगा, जी क्या है सर, जी बराबर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट मतलब सरकारी खर्च, सरकार जो खर्च करती है वो भी राष्ट्रीय आय में शामिल होती है। सरकार कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसा खर्च कर रही है, सड़क बनवा रही है, रोड बनवा रही, भवन बनवा रही है, आवास दे रही है, शौचालय दे रही है, जो भी काम कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से संबंधित, लोगों को सब्सिडी दे रही है, लोगों को सीधे उनके खाते में बेनिफिट मतलब डीबीटी के तहत, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत उनको सीधे पैसा पहुंचा रही है। तो ये जो सारी चीजें सरकारी खर्च में शामिल होती है, उसको भी हम कहाँ शामिल करेंगे, किन्स महोदय के फार्मूला, ये कौन सा फार्मूला है, व्यय विधि। तो ये व्यय, ये सब तो व्यय ही हो रहा है ना, राष्ट्रीय आय बराबर ये खर्च हो रहा है मतलब व्यय हो रहा है, निवेश खर्च मतलब निवेश में जो व्यय हो रहा है, गवर्नमेंट सरकारी व्यय जो सरकारी खर्च है उसको शामिल कर लेते हैं यहाँ पे, सरकारी खर्च को शामिल कर लिए, ठीक है। अब x माइनस एम, एक्स क्या है और m क्या है, तो x बराबर क्या होता है साथियों, x बराबर होता है निर्यात, x बराबर जो हम निर्यात किए। अगर जैसे कोई देश है, अभी लिख लेते हैं, आपको हम समझाते हैं एक एग्जाम्पल के तहत, आप अच्छे से समझ जाएंगे कि राष्ट्रीय आय कैसे निकलता है। निर्यात और ये हो गया आयात। निर्यात और आयात में कंफ्यूजन मत होइएगा। निर्यात का मतलब सिंपल सा होता है कि अगर कोई देश किसी दूसरे देश को अगर वस्तु बेच रही है तो निर्यात है, और आयात का मतलब अगर आयात मतलब कि मंगा रही है, बोलेगी आओ आओ बेटा आओ, तो आयात मतलब आओ, आयात मतलब लाना, खरीदना। आयात का मतलब अगर कोई देश किसी दूसरे देश से कोई सामान खरीद रही है या अपने देश में मंगा रही है तो क्या हो जाएगा, आयात, आना। और निर्यात मतलब जाना, मतलब कोई देश अगर दूसरे देश को सामान बेच रही है तो निर्यात। तो निर्यात और आयात, ये फार्मूला अगर लगा दोगे तो किसी भी राष्ट्र की आय की गणना हो जाएगी। क्या क्या, राष्ट्रीय आय बराबर क्या हो जाएगा, सी। सी क्या है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, उपभोग खर्च। हर एक व्यक्ति कुछ न कुछ हर डेली प्रतिदिन कुछ न कुछ उपभोग करता ही है, तो उपभोग पे जो खर्च कर रहा है उसको जोड़ लो, प्लस इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जैसे 10 रुपया कमाया 5 रुपया इन्वेस्ट कर दिया कहीं, तो जो इन्वेस्टमेंट खर्च है उसको जोड़ लो, प्लस सरकारी जो खर्च है, सरकार जो सब्सिडी के रूप में या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के रूप में या सरकारी सहायता के रूप में, अनुदान के रूप में जो भी कर रही है उसको जोड़ लो, जी हो गया। प्लस एक्स, एक्स मतलब जो हम लोग सामान बेचे, जैसे हम लोग 100 करोड़ का सामान अगर दूसरे देश को बेचे हैं तो 100 करोड़ शामिल कर लो, ठीक है, 100 करोड़ जोड़ लो उसमें, इस फार्मूले के तहत 100 करोड़ जोड़ लो, माइनस एम। एम का मतलब होता है आयात, जो अपने देश से हम, जो दूसरे देश से अपने देश में लेके आए हैं, जोड़ लो। जैसे मान लेते हैं कि राष्ट्रीय आय किसी देश का निकालना है, मान लेते हैं भारत का उपभोग, भारत में जो 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 व्यक्ति रहते हैं, जो मतलब मनुष्य रहते हैं, इन्होंने उपभोग खर्च के रूप में 10 करोड़ रुपया उपभोग खर्च किया, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तहत, और निवेश इन्होंने 10 करोड़ रुपया उपभोग में किया और 5 करोड़ रुपया इन्होंने निवेश में किया है। निवेश का मतलब कि कहीं ना कहीं इन्होंने पैसा को निवेश किया, इन्वेस्ट किया है। और सरकारी खर्च मान लेते हैं 2 करोड़ रुपया सरकारी खर्च निकल गया है, 2 करोड़। और हमारा जो देश है, कुछ उत्पादन होता है यहाँ पे, कुछ मशीनरी, कुछ कृषि उत्पादन है, कुछ कुछ भी उत्पादन हर देश में होता है। तो अगर उत्पादन का जब अधिशेष होगा, अधिशेष मतलब जो उत्पादन अधिक होगा हमारे देश से, जैसे आपके घर में, साथियों समझिएगा, आपके घर में अगर आपके घर में खेती होती है तो आपके घर में अगर मान लो 50 कुंटल गेहूं का पैदावार हुआ तो आप खाने के लिए 5 कुंटल रखते हो, 45 कुंटल जो गेहूं है आपके घर का जो गेहूं का अधिशेष है,
अधिशेष मतलब अधिक जो शेष में बचा हुआ है, अधिशेष। तो वो जो अधिक जो शेष में बचा हुआ है उसको 45 कुंटल क्या करोगे, उसको बेच दोगे। उसी तरीके से राष्ट्र में भी होता है, राष्ट्र क्या करती है, जो भी अधिशेष है उसको क्या करती है, निर्यात कर देती है, दूसरे देश को बेच देती है। मान लेते हैं निर्यात करके हम 5 करोड़ रुपया इकट्ठा किए, ठीक है, और आयात कर लिए, आयात करके हम 2 करोड़ रुपए का आयात कर लिए। अब कहोगे कि सर अब इसका राष्ट्रीय आय की गणना करो। राष्ट्रीय आय में कुछ नहीं करना है, इसको जोड़ो, 10 5 15, सरकारी खर्च जोड़ दो, 15 2 17, निर्यात भी जोड़ लो, 17 5 22, 2 घटा दो, निकल के क्या आ गया, इसका राष्ट्रीय आय निकल के आ गया 20 करोड़। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय की गणना ऐसे भी कर लेंगे। ये कौन सी विधि हो गई, व्यय विधि। आय विधि में क्या करते हैं, जितने भी लोग हैं सबकी आय को जोड़ लेंगे, वो आय विधि हो गई। व्यय विधि का किंस महोदय ने एक फार्मूला दिया है, सीधे फार्मूला पे अप्लाई करो, जो जो खर्च दिया है जोड़ो, सीधे व्यय विधि। अब एक तीसरी सबसे लास्ट विधि है साथियों, उत्पाद विधि। लिख लेना इसको अच्छे से, ऐसे नहीं बस देख के फॉरवर्ड कर देना है, लिख लेना, ये काम देगा, पूछता है, हर एग्जाम में पूछता है। अब तीसरे टर्म पे आते हैं साथियों, लास्ट है आय व्यय और तीसरा आ गया उत्पाद। उत्पाद विधि साथियों, उत्पाद विधि के तहत हम ये कुछ नहीं है इसमें, ये एकदम आसान है, इसमें कुछ नहीं करते हैं। जो भी हमारे उत्पादक इकाई है, जैसे कोई फैक्ट्री लगा है, कोई इंडस्ट्री लगा है, कोई मतलब ये आईटी सेक्टर में कहीं पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ, वहां पे आईटी सेक्टर से संबंधित कार्य हो रही है। तो मिला जुला के कहने का मतलब इतना है कि वस्तु और सेवाओं का जहां पे उत्पादन हो रहा है, वस्तु का जहां उत्पादन हो रहा है और सेवा का जहां उत्पादन हो रहा है, तो उत्पादन इकाइयों द्वारा जो भी उत्पादन किया जा रहा है उसको जोड़ लो, बस। उत्पादन इकाई जो भी हमारे, जहां पे वस्तु और सेवाओं का, एक लाइन में लिख लेना कि जहां पे वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, उन उत्पादन इकाइयों द्वारा जो जनित आय है, अगर उस सारे को जोड़ लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगी, उत्पाद विधि। वस्तु और सेवाओं का जहां पे उत्पादन हो रहा है, वहां उनकी जो भी उत्पादन इकाइयों द्वारा जो जनित आय है उसको जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगी, उत्पाद विधि। इसको हम लोग जीडीपी, जीडीपी जब पढ़ा है ना, जीडीपी पिछले वीडियो में, तो इसको हम लोग जीडीपी जो होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी जब मार्केट प्राइस पे निकालेंगे ना, तो इसको हम उत्पाद विधि के तहत ही, इसको हम उत्पाद विधि ही कहते हैं। अगर जीडीपी की गणना अगर हम मार्केट प्राइस पे कर रहे हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की गणना अगर मार्केट प्राइस पे कर रहे हैं, तो उत्पाद विधि ही कहलाती है। उत्पाद विधि में हम क्या करते हैं, सिंपल सा बात है, तो जो भी वस्तु और सेवाओं का जहां जहां उत्पादन हो रहा है, उनमें जो भी जनित आय है उसको जोड़ लो, तो क्या हो जाएगी, उत्पाद विधि। और उत्पाद विधि का मतलब सिंपल सा होता है कि जीडीपी की गणना अगर मार्केट प्राइस पे कर रहे हैं, मार्केट प्राइस फैक्टर कास्ट क्या है, पिछले वीडियो में समझा दिया है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर जीडीपी की गणना मार्केट प्राइस पे कर रहे हैं तो हमारी क्या हो गई, उत्पाद विधि। समझ में आ गई, आय विधि, व्यय विधि और उत्पाद विधि। अब हम एक लास्ट टॉपिक पे अपने चलते हैं, ये मेरे चैप्टर का आखिरी बिंदु होगा। हमने जो आपको स्टार्टिंग में, चैप्टर की स्टार्टिंग में जो आपको इंडेक्स लिखवाया था कि क्या क्या पढ़ना है, उसमें एक लास्ट बिंदु लिखवाया था कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम में हमेशा पूछते हैं, पूछते ही पूछते हैं। तो हम यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं लास्ट अपना कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बारे में करेंगे, एक एक करके हम लिखते जाएंगे, एक एक करके हम समझाते जाएंगे, और आप एक एक करके लिख लीजिएगा, बार बार रिवीजन कीजिएगा, क्वेश्चन यहीं से आता है। पिछला जो चीजें वहां से भी क्वेश्चन आती है, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन यहीं से ही आती है। तो आपको ये चीजें ज्यादा जाननी जरूरी है, और ये चीजें आपको पता ही होनी चाहिए। तो सबसे पहले एक फैक्ट लिखिएगा, फैक्ट नंबर 1 पे लिखिएगा कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने की। तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने की, तो आपको बता दें कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने की। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने की। तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना जो है दादा भाई नौरोजी ने की, यहाँ पे लिख लेना। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने की, दादा भाई नौरोजी ने। लिखते रहना साथ में, सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने की, दादा भाई नौरोजी
कब की, दादा भाई नौरोजी ने की। और पूछोगे कि सर कब की, तो यहाँ पे लिख लेना 1868 में की। कितना रुपया की, 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय। इन्होंने बताया कि 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय है। तो राष्ट्रीय आय की सर्वप्रथम गणना किसने की, दादा भाई नौरोजी ने 1868 में की, और 20 रुपया प्रति व्यक्ति इन्होंने आय बताया। ये कहाँ पे लिखा था इन्होंने, इनकी एक पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया में दादा भाई नौरोजी ने 1868 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताया। और सर्वप्रथम राष्ट्रीय गणना किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी ने। लिख लिए, पहला फैक्ट है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय गणना किसने की, दादा भाई नौरोजी ने। कब की, 1868 में। कितने रुपए की प्रति व्यक्ति आय, 20 रुपया। कौन से बुक में की थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, पहला फैक्ट है, लिख लेना। लिख लिए, बता दें, रोक के लिख लेना। दूसरा साथियों फैक्ट में आते हैं कि वैज्ञानिक आधार पे ये क्वेश्चन पूछा है और पूछता भी है कि वैज्ञानिक आधार पे सर्वप्रथम गणना किसने की, राष्ट्रीय आय की गणना किसने, वैज्ञानिक आधार पे सर्वप्रथम गणना किसने की। तो वैज्ञानिक आधार पे सर्वप्रथम गणना किसने की थी, तो वैज्ञानिक आधार पे सर्वप्रथम गणना सर आरवी के राव ने की थी। कितना की थी, सर आरवी के राव ने 1931-32 में की थी। तो वैज्ञानिक आधार पर सर्वप्रथम गणना किसने की थी, तो किसने की थी, आर वी के राव। वैज्ञानिक आधार पे अगर आपको पूछे कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय की सर्वप्रथम गणना किसने की, तो दादा भाई नौरोजी मार देना। लेकिन अगर पूछे वैज्ञानिक आधार पर सर्वप्रथम गणना किसने की, तो क्या मारोगे, आर वी के राव। कब की थी, वैज्ञानिक आधार पर उन्होंने गणना कब की थी, तो आर वी के राव ने गणना की थी 1931-32 में। और कितने रुपए की थी, तो 62 रुपया। ठीक है, 62 रुपया प्रति व्यक्ति आय इन्होंने बताया था। 62 रुपया प्रति व्यक्ति आय इन्होंने बताया था उस टाइम, प्रति व्यक्ति आय इन्होंने बताया। तो वैज्ञानिक आधार पर सर्वप्रथम गणना किसने की थी, तो सर आर वी के राव ने। वैज्ञानिक आधार पर सर्वप्रथम गणना किसने की थी, तो आर वी के राव ने। कब की थी, 1931-32 में। और कितना रुपया बताया था, 62 रुपए प्रति व्यक्ति आय बताया था। दूसरा पॉइंट हो गया, लिख लेना इसको भी। वैज्ञानिक आधार पर सर्वप्रथम गणना किसने की थी, आर वी के राव ने। अब एक तीसरे फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा फैक्ट है कि स्वतंत्र भारत में, जैसे भारत जब आजाद हो गया, ये तो 1931-32 में किए थे 62 रुपया आर वी के राव साहब ने। लेकिन अगर हम कहें कि स्वतंत्र भारत में कब हुआ था, स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए, स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए, स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वप्रथम किस मंत्रालय ने प्रयास किया था, तो स्वतंत्र भारत में सबसे पहला जो है सरकारी जो है अनुमान किसने लगाया था, तो स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वप्रथम प्रयास किस मंत्रालय द्वारा किया गया था, सर्वप्रथम जो प्रयास है वो किसके द्वारा किया गया था, तो कौन से किसके द्वारा किया गया था, वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, वाणिज्य मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय। लिख लेना साथियों कि स्वतंत्र भारत में सबसे पहला सरकारी अनुमान किसने लगाया था, तो वाणिज्य मंत्रालय ने लगाया था। वाणिज्य मंत्रालय ने साथियों कब लगाया था, तो 1948 और 49 में लगाया था। ठीक है, स्वतंत्र भारत हो गया ना। तो स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम पहला सरकारी अनुमान किसने लगाया था, तो वाणिज्य मंत्रालय ने लगाया था। कितना लगाया था, 1948-49 में लगाया था। ठीक है साथियों, 1949 में ही एक समिति बनी थी, ये लिख लेना। हम आगे चलते हैं चौथे फैक्ट की तरफ। 1949 में ही एक समिति बनी थी। ठीक है, कौन सी समिति थी देखते हैं। 1949 में ही एक समिति बनी थी जिसका नाम था राष्ट्रीय आय समिति।
राष्ट्रीय आय समिति। 1949 में एक समिति बनी थी, राष्ट्रीय आय समिति, और इसके सदस्य अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस लिख लेना साथियों, इसको याद करते रहना हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 1949 में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ। उसके अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालनोबिस ने। इन्होंने जो है साथियों 1950 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। पीसी महालनोबिस ने 1900 जैसे समिति का गठन हो गया 1949 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालनोबिस थे। इसके एक सदस्य आरवीके राव भी थे और एक गाडगिल भी थे, लिख लेना। इसके सदस्य कौन थे? अध्यक्ष ये थे, सदस्य में आरवीके राव भी थे और गाडगिल भी थे, दो सदस्य इसमें और थे। तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था? 1949 में। इसके अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस, इसके सदस्य भी थे आरवीके राव और गाडगिल। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1950 में सौंपी और इन्होंने क्या बताया? अपनी रिपोर्ट में क्या बताया? इन्होंने 1950 में जो अपनी रिपोर्ट सौंपी राष्ट्रीय आय समिति ने, तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि राष्ट्रीय आय जो है वो 8300 करोड़ रुपए की जो राष्ट्रीय आय, कितने करोड़ की है? 8300 करोड़ की। और जो प्रति व्यक्ति आय है 8300 करोड़ की जो है वो नेशनल इनकम है, और जो प्रति व्यक्ति आय है वो 263 रुपया है। ये प्रति व्यक्ति आय है। देखिए 1949 में कौन सी समिति बनी थी? राष्ट्रीय आय समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालनोबिस। इसके सदस्य कौन थे? आरवीके राव और गाडगिल भी थे। 1950 में इन्होंने रिपोर्ट सौंप दी थी। 1950 में इन्होंने रिपोर्ट सौंपी थी और इस रिपोर्ट में इन्होंने बताया कि 8300 रुपया जो है वो राष्ट्रीय आय है और 263 रुपया जो है वो प्रति व्यक्ति आय है। तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था? 1949 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालनोबिस। सदस्य कौन थे? आरवीके राव और गाडगिल। कब रिपोर्ट सौंपा? 50 में। किसको सौंपा? मतलब सौंपा तो उसमें क्या लिखा था कि 8300 करोड़ रुपया नेशनल इनकम है और 263 रुपया जो है वो प्रति व्यक्ति आय है, 263 रुपया। ठीक है, ये फैक्ट हो गया, ये लिख लेना। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। अब अगला हमारा फैक्ट है कि राष्ट्रीय आय गणना के लिए आधार वर्ष किसको यूज करते हैं? आधार वर्ष। ये एग्जाम में पूछता है साथियों कि आधार वर्ष जो है वो क्या होता है राष्ट्रीय आय की गणना के लिए। जैसे कोई भी चीज की अगर गणना करते हैं, जीडीपी की गणना करते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, या किसी भी चीज की गणना करते हैं ना, तो किसी भी एक साल को आधार मान लेते हैं कि जैसे 2011-12 को मान लिए, 2015 को मान लिए, तो उसके आधार पर तुलना करते हैं कि कितना बढ़ा है कितना घटा है। तो वो हम कहते हैं कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, कितने प्रतिशत की कमी हुई है। जैसे मान लेते हैं कि 2020 में मान लेते हैं कि राष्ट्रीय आय जो थी मान लेते हैं 100 करोड़ रुपया थी, और यही इसको मान लिया आधार वर्ष, ये हमारा हो गया आधार वर्ष। ठीक है, मान लेते हैं कि 2020 हमको आधार वर्ष माने हैं, उस साल जो है 100 करोड़ रुपया राष्ट्रीय आय थी। अब इस साल देखें, मान लेते हैं 2024 में मान लेते हैं कि 150 करोड़ रुपया जो है राष्ट्रीय आय निकल के आई। तो हम गणना किस पे करेंगे? आधार वर्ष पे। तो गणना आधार वर्ष पे जब करेंगे तो देखेंगे कितना बढ़ा है, 50 करोड़ रुपया बढ़ा है, 50 करोड़ रुपया बढ़ा है। कितने में? 100 करोड़ में। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? 50% की। तो कहेंगे कि राष्ट्रीय आय जो है वो 2024 में 50% की जो है वृद्धि हुई है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 50% की। तो आधार वर्ष का एक आधार वर्ष क्या होता है? आधार वर्ष एक साल होता है जिस साल हमारी जो इनकम जो मतलब जैसे हम राष्ट्रीय आय करते हैं तो राष्ट्रीय आय उस साल बहुत अच्छी होती है, तो उसको हम आधार मान लेते हैं कि ठीक है ये आधार वर्ष है, अब हर साल इसकी तुलना करेंगे इससे। तो आधार वर्ष मान लिए 2020, तुलना किए तो निकल गया 50% की 2024 में वृद्धि हुई। एक एग्जाम्पल है। वही हम अगर पूछे कि राष्ट्रीय आय गणना को आधार वर्ष किसको आधार वर्ष मानते हैं, तो आधार वर्ष यहाँ मानते हैं 2011-12 को। लिख लेना साथियों कि राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए आधार वर्ष किसको मानते हैं? 2011-12 को। ठीक है, लिख लो कि राष्ट्रीय आय गणना करने के लिए हम आधार वर्ष किसको मानते हैं? 2011-12 को। गणना कौन करता है? ये भी चीजें, गणना कौन करता है? आधार वर्ष 2011-12। गणना कौन करता है साथियों? गणना कौन करता है? तो गणना कौन करता है इसके लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि गणना कौन करता है। एक संस्था करती है साथियों, इसका नाम है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन।
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन पहले करती थी। तो गणना कौन करती थी पहले? CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। पहले कौन करती थी? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसकी गणना पहले कौन करते थे? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। लेकिन वही केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करती थी, बाद में इसका नाम बदल के कर दिया गया केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सेंट्रल, इसका नाम बदल दिया गया बाद में। पहले स्टार्टिंग में जब भारत आजाद हुआ था, राष्ट्रीय गणना कौन करती थी? अगर पूछे कि आधार वर्ष क्या था तो 11-12। अगर पूछे कि गणना कौन करता है, कौन सी संस्था गणना करती है, तो कौन सी पहले, ये पहले करती थी, अब नहीं करती। पहले कौन करती थी? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का आगे चल के नाम बदल दिया गया, इसका नाम रख दिया गया केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सेंट्रल केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। तो इसका नाम बदल के कर दिया गया केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। साथियों 2019 में इसका विलय कर दिया गया किसमें? NSO में, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। पहले केंद्रीय सांख्यिकी संगठन था, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद उसका नाम बदल के किया गया केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। इसके बाद 2019 में इसका नाम बदल के कर दिया गया, इसको मर्ज कर दिया गया, CSO को NSO में मिला दिया गया। तो NSO का नाम क्या कर दिया गया? नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, मतलब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। इसका नाम हो गया राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो अगर आपसे पूछे कोई कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो आप क्या टिक मारोगे? NSO। NSO मतलब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अगर राष्ट्रीय आय की गणना कौन करती है, तो NSO, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हमने ये समझा कि राष्ट्रीय आय की गणना कैसे कैसे की जाती है, और राष्ट्रीय आय से संबंधित हमने बहुत सारे फैक्ट को भी समझ लिया। तो राष्ट्रीय आय से संबंधित ये जो सारी चीजें फैक्ट है, जैसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। कौन सी उनकी बुक थी? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कब की थी? 1869 में। कितने रुपए प्रति आय बताया था? प्रति व्यक्ति आय बताया था 20 रुपया। ये एक फैक्ट हो गया। सेकेंड साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये चीजें बताने की कोशिश की कि राष्ट्रीय आय की गणना कैसे कैसे होती है, और राष्ट्रीय आय से संबंधित प्रमुख तथ्य क्या क्या है। ठीक है, राष्ट्रीय आय से संबंधित प्रमुख तथ्य, राष्ट्रीय की गणना सर्वप्रथम किसने की, राष्ट्रीय आय से संबंधित जो वैज्ञानिक आधार पर किसने की, स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम समिति कौन, सर्वप्रथम मंत्रालय कौन सी थी जिसने इसकी गणना की थी, फिर राष्ट्रीय आय समिति का कब गठन हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे, उसके सदस्य कौन थे, फिर राष्ट्रीय आय की आधार वर्ष क्या होता है, और आधार वर्ष के बाद फिर हमने देखा कि राष्ट्रीय आय की कौन सा कार्यालय, इसकी कौन सा संगठन इसकी गणना करती है। ठीक है, गणना और प्रकाशन, जैसे एक होता है कि हम गणना किए किसी चीज को, गणना किए किसी चीज को, मतलब देखिए उसका एनालिसिस किए, लेकिन गणना और प्रकाशन और प्रकाशित कौन करता है? ये दोनों NSO ही करता है। तो राष्ट्रीय आय और NSO और भी करता है, राष्ट्रीय आय से राष्ट्रीय आय तो करता ही है। जैसे NSO जो है तुम्हारा, ये जो है राष्ट्रीय आय की तो गणना करता ही है, साथ ही साथ GDP की भी गणना NSO ही करता है। GDP की भी गणना NSO ही करता है, और साथ ही साथ प्रति व्यक्ति आय की भी गणना NSO ही करता है। प्रति व्यक्ति आय की भी गणना जो है NSO ही करता है। तो साथियों, हमने इस वीडियो के माध्यम से ये चीजें सारे देखने की कोशिश की। पहले वीडियो में भी हमने देखा कि राष्ट्रीय आय क्या है, क्यों है, कैसे है, फिर उसके विभिन्न तथ्यों को देखा, GDP, GNP, NDP, NNP, फिर फैक्टर कास्ट, मार्केट प्राइस, ये सारी चीजें देखी। फिर इस वीडियो में हमने देखा कि राष्ट्रीय आय की गणना कैसे कैसे की जाती है, आय, व्यय, उत्पाद, तीनों विधि देखा। उसके बाद हमने कुछ प्रमुख तथ्य देख लिया जो एग्जाम में आता है। ये जो तथ्य लिखवाए हैं साथियों, इसको लिख लेना, अच्छे से याद कर लेना, रिवीजन करते रहना, ये हमेशा आपके एग्जाम में आता है। साथियों, आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से रिवीजन कीजिए, और तैयारी को अपने एक अलग लेवल पे पहुंचाइए साथियों। और इसी उम्मीद के साथ हम आशा करते हैं आपसे कि आप इस चीज को अच्छे से समझ पाए होंगे, और मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ साथियों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। आप खूब अच्छे से रहिए और पढ़ाई कीजिए। थैंक यू दोस्तों।